उत्तराखंड में एक बार फिर से डेमोग्राफिक चेंज। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण और डेमोग्राफी के मुद्दे पर सरकार का रुख और सख्त हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड की जहां बदलती डेमोग्राफी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। मुस्लिम आबादी जो है थोड़ी बढ़े ज्यादा बढ़े लेकिन बढ़ती चले। स्कूल जाना हराम है, हम तो जो है मस्जिद में ही पढ़ेंगे। ये एक गिरोह है जो बाहर से लोगों को लाके यहाँ बसा रहा है ताकि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो, हमारा बाहुबल बढ़े और यहाँ के हिंदुओं को दबाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ से हिंदू हैं, हिंदुओं ने पत्थर चलाए आप लोगों के घर पे। जी। पर वहाँ तो हम जब अभी पीछे गए तो एक हिंदू परिवार ने अपना बेटा खो दिया। नहीं सर, अब तो एक एक गांव में 3-3, 4-4 मस्जिदें होने लग रही है। पहले तो 2-2 गांव में एक एक होती थी। देहरादून में बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद बवाल देखने को मिला है। देहरादून के विकास नगर में बैरागीवाला की घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों में भारी गुस्सा देखने को मिला है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ी संस्कृति का वास है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। सीमावर्ती इलाकों से राज्य के कोने कोने में नई मस्जिदें, मज़ारें, मदरसे, बढ़ती मुस्लिम आबादी और डेमोग्राफी का चेहरा बदल रहा है। और ये सब हमने उत्तराखंड की स्थायी राजधानी देहरादून में भी पाया जब हम अपनी टीम के साथ देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचे। हमने देहरादून के पौंटा साहिब से IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी तक 45 किलोमीटर का सफ़र तय किया और इस बीच हमने करीब 14 से 15 मस्जिदें हाईवे के अगल बगल देखी। सोचिए, हाईवे पर ही इतनी मस्जिदें हैं तो यहाँ बसे गांव में कितनी मस्जिदें होंगी, इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं देहरादून में उत्तराखंड में एंट्री लेने वाली हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पौंटा साहिब में। ये हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर एरिया है और यमुना नदी के ऊपर हम खड़े हैं। यहीं से हिमाचल को, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहीं से हिमाचल को उस तरफ रास्ता जाएगा और वहीं अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो वहाँ से हम उत्तराखंड को एंट्री लेंगे। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ से मेन देहरादून की तरफ जाने वाले हैं। उस बीच जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर हम जाएंगे, क्योंकि मीडिया में बहुत सी खबरें चलती हैं आजकल। उत्तराखंड को लेकर काफ़ी चर्चा है कि डेमोग्राफी चेंज बड़ी मात्रा में हो रहा है यहाँ पर और लंबे समय से इस इशू पर बात चल रही है। तो हमने सोचा क्यों ना खुद जाके देखा जाए और इसे देखने के लिए हम बॉर्डर एरिया में आए हैं यहाँ पर उत्तराखंड के, देहरादून के। हमने सोचा क्यों ना शुरुआत से ही शुरू किया जाए। मेरे पीछे जो है ये रास्ता हिमाचल को जाता है और सामने जो है हम उत्तराखंड को एंट्री ले रहे हैं और मैं आपको यहाँ जो दिखाने जा रही हूँ, आप मेरे साथ आएंगे। हम पौंटा साहिब से आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि तभी हमारी नज़र वहाँ मौजूद एक मस्जिद पर पड़ती है। वो मस्जिद जो हमें उत्तराखंड में प्रवेश करते ही नज़र आती है। जैसा कि आपको मैंने बताया, बॉर्डर एरिया में हम हैं और यहीं पे मैं आपको एक जो तस्वीर दिखाना चाहूँगी। आप एकदम एग्जैक्ट मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी मस्जिद आपको दिखेगी। हमें मस्जिद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बताती है जो उत्तराखंड में इतने टाइम से जो डिस्कशन चल रहा है डेमोग्राफी चेंज को लेकर, वो यहीं से शुरू होता है, बॉर्डर एरिया से ही शुरू होता है। इवन मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी ड्रोन वहाँ तक पहुँचा दे। ड्रोन के माध्यम से मैं आपको वहाँ पर आसपास का जो एरिया है वो भी आपको हम ड्रोन के माध्यम से दिखाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे या थोड़ा सा अगर हम गौर करेंगे तो हमें ये नज़र पड़ता है कि मस्जिद इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती हैं, कहाँ से खड़ी होती हैं, किस तरीके से, लेकिन आसपास जो आप देखते हो जो मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं जितनी भी, उनके जो घर होते हैं वो बहुत कंजस्टेड से होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंजस्टेड से, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। तो ऐसा क्यों है यहाँ कि इनकी मस्जिदें बड़ी बड़ी खूब आपको अच्छी खासी दिखेंगी, लेकिन इनके जो घर होते हैं वो बहुत सीमित, बहुत छोटे और इस तरीके से नज़र आएंगे। पौंटा साहिब से निकलते ही अपनी गाड़ी का मीटर 0 करके हमने रास्तों में सड़क किनारे वो सब देखा जो शायद हम देखना नहीं चाहते थे। हमने विशाल आकार लेती मस्जिदों को देखा। हमने बैरागीवाला गांव में उस हिंदू युवक की मृत्यु के बाद का मंजर भी देखा जिसे मुस्लिम भीड़ ने खत्म कर दिया। अपनी इस यात्रा में हमने वो सब देखा जो बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल कि क्या देवभूमि अपनी पहचान खो रही है
यही सवाल लिए हम कुछ ही दूरी पर धर्मावाला पहुंचते हैं, जहां पहले से निर्मित मस्जिद को और बड़ा आकार दिया जा रहा था। दोस्तों अभी हम पौंटा साहिब से 7-8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं धर्मावाला, और यहाँ पहुँचते ही हमने अभी मेन चौराहे से जो टर्न लिया, यहाँ पहुँचते ही मेरे पीछे आपको एक और मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये अभी जस्ट बन ही रही है, इसका कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। अभी आप देख सकते हो ऊपर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नीचे शायद एक माला पहले से ही वहाँ चल रहा था, सब बच्चे मैंने अभी देखा वहाँ से निकल रहे थे। दूसरा जो माला है उसका भी बन ही रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज़ी के साथ यहाँ एरिया में मस्जिदें, मज़ारें, उनका निर्माण किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में। अभी तो आपको मैंने ये दूसरा उदाहरण दिखाया है, इससे और आगे हम जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत से मैं मस्जिदें दिखाऊंगी जहाँ पर कुछ नई बनी हैं, कुछ सालों में बनी हैं, और लगातार इनके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। धर्मावाले से जैसे ही हम लोग 3 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे, हरबटपुर की तरफ मार्केट आ चुका है लगभग। ठीक मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए हिमांशी, ये दूसरी मस्जिद हमें यहाँ पे मिल गई है अब तक। ये हमें तीसरी मस्जिद मिल चुकी है और मैं एकदम अपने अंदर देख पा रही हूँ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इतना मतलब देखो क्या है, मेन मार्केट है तो यहाँ पर मतलब ये आगे की तरफ जो है एकदम छोटा सा गेट, तो भले ही छोटा सा गेट दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा भी पीछे से देख रहे थे तो पीछे की तरफ से ये काफ़ी बड़ी है ये मस्जिद। तो आगे से नज़र पड़ रहा है कि वो छोटा सा भले ही लग रहा होगा कि एक थोड़ा सा है, लेकिन पीछे जाके वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है मस्जिद। इस सफ़र में हम उम्मीद कर रहे थे कि पहाड़ी चेहरे और उत्तराखंडी लोग मिलेंगे, लेकिन हमें विशेष समुदाय के लोग ज़्यादा नज़र आए, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में देवभूमि में मुस्लिम जनसंख्या बड़े पैमाने पर बढ़ी है, खासकर सीमावर्ती इलाके। देवभूमि उत्तराखंड में जब आप कोई भी एंटर करता है, देश और दुनिया का आदमी, तो बड़े आस्था के भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के भाव के साथ आता है यहाँ पे। लेकिन जब ये एंट्रेंस जो पॉइंट है ना, जो है हिमांशी, अभी ऐसे लगने लगे हैं कि जैसे इनका इस्लामीकरण सा हो रहा होगा, जैसे है ना, जो ये हमारे सीमांती क्षेत्र हैं राज्य के, यहाँ पे इस तरह से माहौल सा बदल रहा है, ऐसा कुछ दिख तो रहा है। सही बात है। तो जो खबरों में हम देखते हैं, वाकई ज़मीन पर उतरकर देखने में वो जो सच्चाई जो दिखती है, नज़र आती है, वो वाकई कड़वी है, मगर है, जो सच्चाई है वो है। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हरबटपुर के मेन मार्केट से चलते चलते हम थोड़ा आगे आए, 2-3 किलोमीटर, शायद 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं। हरबटपुर के मेन मार्केट में हमने आपको दिखाई थी तीसरी मस्जिद। थोड़ा सा आगे आके आप मेरे पीछे अगर नज़र दौड़ाएंगे तो एक और मस्जिद, आपको चौथी मस्जिद नज़र आएगी। तो हमने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हम जैसी एंट्री लेते हैं, हम उत्तराखंड में एंट्री लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र क्या आता है, हमें यहाँ लोकल लोगों से ज़्यादा ये नज़र आता है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। हम ज़्यादा मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, हम ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मैं ड्रोन के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा अंदर के विजुअल्स आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। उसकी कारण ये है कि अमूमन देखा गया है कि पत्रकारों को ऐसे एरियाज़ में जाने में पत्रकार मोस्टली असहज महसूस करते हैं, और क्योंकि मामले कई हम ऐसे देखते हैं इस तरीके से, तो हमने कोशिश करी है हम ज़्यादा पास ना जाते हुए थोड़ा दूर से आपको चीज़ें दिखाएं, आपको दिखाएं कि देहरादून में किस तरीके से डेमोग्राफी में बदलाव तेज़ी से आ रहा है। देवभूमि में अब तक हम मस्जिदों को देखकर जिस डर का आभास कर रहे थे, वो मानो अब हमारे सामने ही था, क्योंकि हम जिस डेमोग्राफी चेंज को लेकर आशंकित रहते हैं, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, और शायद इसी का ये परिणाम था कि हमें अपनी अगली मंजिल बैरागी वाला गाँव में दिखाई दी। जैसे ही हम ना यहाँ बैरागी वाला पहुंचे, अभी तक 4 मस्जिदें हमने कवर करी, लेकिन तुमने एक बात नोटिस करी, ठीक मेरे पीछे देखोगे आप तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेज और पुलिस वाले हैं, और यहाँ पे भी पीछे भी वहाँ पे भी है। तो 1 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे छावनी में तब्दील हो रखा है ये क्षेत्र, ऐसा मुझे लग रहा है। हमने अभी आपको चौथी मज़ार दिखाई यहाँ पर, और हम अभी 1 किलोमीटर आगे भी नहीं बढ़े, हमने यहाँ पर ये बोर्ड देखा बैरागी वाला। जी, बैरागी वाला, ये बोर्ड बैरागी वाला का लगा हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहीं जाएं और पता करें यहाँ पे पुलिस क्यों लगी हुई है, ये छावनी में क्यों तब्दील हो रखा है क्षेत्र, है ना। चलिए। दोस्तों अभी शुरुआत से लेकर अभी तक हम जो अभी तक बात कर रहे थे, डेमोग्राफी चेंज को लेकर जो बात कर रहे थे, वो हमें यहाँ आकर उसका रिजल्ट देखने को मिलता है मेरे पीछे। जी हाँ,
वही बैरागी वाला गांव जहां से 13 जून को खबर आती है कि पानी के विवाद को लेकर मुस्लिम भीड़ ने भाजपा ओबीसी मोर्चा नेता और बजरंग दल कार्यकर्ता विनोद कश्यप की हत्या कर दी। और इसी के साथ एक बार फिर बहुसंख्यक समाज का हिंदू अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों द्वारा मारा जाता है। ऐसे में हम विनोद कश्यप जी के घर पहुंचे, जहां हमने इस घटना को लेकर उनके पिता और उनके भाई से बातचीत की। कि विनोद कश्यप जी के ये पिताजी हैं और ये उनके छोटे भाई हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा उनसे पूछूंगी कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, किस तरीके से। क्या नाम है आपका? जी हाँ, क्या हुआ था उस दिन? झगड़ा हुआ था जी उस दिन। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करा, घर पर आके मारे। मैं जो खबरों में देख रही थी कि एक पानी की छोटी सी चीज़ों की वजह से सिर्फ झगड़ा शुरू हुआ था, तो वो इतना बढ़ गया। हाँ, पानी की तो कोई बात नहीं, उस दिन तो कोई बात नहीं हुई किसी के साथ भी। विनोद कश्यप जी के पिता बताते हैं कि हत्या के दिन पानी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। तो सवाल है कि आखिर विवाद क्या था। इस पर हमने विनोद कश्यप जी के भाई से बातचीत की, जो उस वक्त वहीं मौजूद थे जब इस हिंसा को अंजाम दिया जा रहा था। मैं मौके पर मौजूद था। मेरे पिताजी मौके पर मौजूद नहीं थे। और जो बात आप कह रहे हैं पानी के मसले को लेकर विवाद हुआ, ये झूठी अफवाह। पानी का कोई मसला नहीं है, एक पुरानी रंजिश निकाली गई है हमसे। देखिए, यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी कि मीडिया में हम अफवाहों की बात होती है, आजकल अफवाहें बहुत फैलती है। तो हम जब देखते हैं मीडिया, सोशल मीडिया में ज़्यादातर इसी तरीके की अफवाह फैल रही। पानी का छोटा सा कोई झगड़ा था, लेकिन अभी मैं उनसे बात करूँगी, आप जानेंगे कि एक्चुअल में मामला क्या था पूरा। मैडम, जो सच्चाई है, मामला ये है 2023 में आज से भूतपूर्व प्रधान जो रहे हैं, वो इस जो अपराधी हैं मासूम अली और उसके पुत्र, इनका भाई है, चचेरा भाई मोहम्मद इस्फाक। इन्होंने कुछ भ्रष्ट काम किए थे। हमने इनकी आरटी डाली थी हमारे बड़े भाई ने, तो सूचनाएं मिलने पर उनमें जो है कुछ कमियां पाई गए। हमने शिकायत दर्ज कराई। तो जब उसमें जांच हुई तब इन्होंने झगड़ा करने की संभावना की। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और उसके एवज में हमने ये थाने में शिकायत भी दर्ज करा रखी है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और मैडम, इन्होंने कुछ लखनवाला खास में समाज की ज़मीनों पर अवैध प्लॉटिंग कर वो बेची हुई थी। तो हमने इनकी शिकायत करके डीएम साहब के सहायता से उसके प्लॉट की ध्वस्तीकरण कराया गया और 4 बीघा ग्राम समाज की ज़मीन जो है इनसे कब्जा मुक्त कराई गई, और भी अलग। तो मैडम, ये और भी बहुत सारी और रंजिशें हैं जिसके कारण इन्होंने एक प्लानिंग के तहत ये काम किया। ये पानी पूरी वाला मसला कुछ नहीं है, सब झूठी अफवाहें हैं। आज जो विनोद कश्यप जी के साथ हुआ है, उससे पूरा गांव स्तब्ध है। बड़ी बात यह है कि गांववासी भी मान रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा कारण है कि देवभूमि में भी ऐसे मामले होने लग गए हैं। यहाँ के जो मूल निवासी है वो खुद ही कह रहे हैं, यहाँ कभी के टाइम में 700 इनकी जनसंख्या थी और 700 से बढ़ के आज मेरे ख्याल से 1200-1300 के समथिंग हो रही है। चलो, जो यहाँ का मूल निवासी है उससे दिक्कत नहीं है, जो बाहर के बंदे बुला के तुम यहाँ बसा रहे हो तो ये तो गलत है ना। ये तो ऑटोमेटिक एक दिन माहौल ख़राब हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ के मूल निवासी आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बाहर से ला के बसाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो फिर माहौल ख़राब होगा ही ना। जो सीमावर्ती गांववासी बता रहे हैं कि कैसे बाहर से आने वाला मुस्लिम समुदाय यहां आकर हर क्षेत्र में डेरा जमा रहा है, जिससे परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही है। ऐसे में हमारा सवाल ये था कि क्या बैरागी वाला गांव में भी इस तरह का बदलाव देखा गया है। दाएं बाएं से बुलाकर सबको यहाँ बसा दिया। कुछ ही दिनों में जो खेती के लायक ज़मीन थी वो सारी आबादी में चली गई और जितने भी यहाँ के लोगों के जमाई लोग हैं वो भी सभी आके यहाँ बस गए। इस तरह से आज की तारीख में हिंदू और जो मोमडन लोग हैं उनकी संख्याओं में बहुत अंतर आ गया। बहुत अंतर है जी। आप भी यही से? जी, मैं भी ऐसे। पहले और अब में कितना बदल गया आपका ये बैरागी वाला? जैसे कि हम सुन रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंजेस की वजह से बहुत कुछ बदल गया। पहले 80% हिंदू रहते थे और 20% मुस्लिम रहते थे, अब जाके क्या स्थिति है यहाँ पे? सर, हमारे यहाँ से जो कुछ मोमडन लड़कियों की शादी होती है वो हमारी बहन नहीं है। जो सीमावर्ती हमारे जो है प्रदेश हैं उनमें उनकी शादियाँ होती हैं। कुछ समय के बाद वो बेचारी वहाँ के वातावरण को एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो वो वापस यहीं आ जाती है। वो साथ में अपने और दहेज लेके आती हैं, साथ में नंदोई को ले आती हैं, ननंद को ले आती हैं, सास ससुर को ले आती हैं
और ऐसे ही करके हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो है काफ़ी मकान बन गए हैं बाहर से आए हुए लोगों के, और सभी सुविधाओं का लाभ भी वो ले रहे हैं और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बन रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वो लोग बना लेते हैं यहीं के, और फिर सारी सुविधाओं का लाभ भी लेते हैं। जी बिल्कुल लेते हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे खेती की जमीनें मुस्लिम आबादी के पास चली गई हैं। कुछ गांव वालों ने ये भी बताया कि कैसे मुस्लिम परिवार यहाँ अपना पूरा खानदान ही बसा रहे हैं। अब तो चारों तरफ प्लॉटिंग है, कुछ इनके रिश्तेदार हैं जैसे मासूम अली है, इसने जो उधर से ज़मीनें बिकवाते था और जो है इधर ज़मीनें उन्हें जो खेती की ज़मीन है वो खरीदी और उठा के जो है उन्हें प्लॉटिंग काट के बेच दी। उसी से पैसा इसने जो है कमाया हुआ था, और ये जो सारी घटनाएं हैं ये ऐसे ही करके जो है उसने पैसा कमा के और दबंगई के चलते ये जो है घटना को अंजाम दिया है। हम लोग जब पोटा साहिब से चले तो यहाँ पे लगभग आते आते हमें 6 से 7 मस्जिदें दिखाई दी अभी तक। ये पहले से थी या अभी बढ़ रही हैं? नहीं सर, अब तो एक एक गांव में 3-3, 4-4 मस्जिदें होने लग रही है। पहले तो 2-2 गांव में एक एक होती थी, अब तो बढ़ी रही है इनकी संख्या। कुछ मदरसे भी बढ़ रहे हैं, कुछ अभी सीएम साहब ने कुछ अवैध मदरसों को तो सील भी किया है, तो लेकिन मस्जिदें तो बढ़ी रहे हैं निरंतर। मस्जिद बढ़ रही है। अच्छा, गांव वालों का कहना है कि गांव के आसपास मदरसों को अवैध रूप से चलाया जा रहा है, जबकि राज्य में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, लेकिन फिर भी इन मदरसों में अवैध रूप से बाहर से लाए हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं हमें जो है स्कूल जाना हराम है, हम तो जो है मस्जिद में ही पढ़ेंगे, ऐसा होता था। और अब हमारे यहाँ लगभग 100-150 बच्चे शायद पढ़ते थे, अभी कुछ दिन से पहले मदरसा भी बंद है, तो आगे तो अभी पता नहीं जी। एक मदरसा लखनऊ में चल रहा है जी, शायद सरकार को उसका भी ज्ञान ही नहीं है, संज्ञान नहीं है जी। अभी परमानेंट जो है बच्चे सुबह सुबह हमारे घर के सामने से मदरसे में जाते हैं। बहुत छोटी छोटी बच्ची हैं जी, 7-7, 8-8, 10-10 साल की बच्चे बुरखा पहन के जाती हैं। इतनी छोटी छोटी बच्चियां बुरखा लगा के जाती है। मैं तो सुबह शाम देखता हूँ आते जाते हुए। अच्छा। और एक तरफ सरकार कहती है कि मदरसों पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। आपको लगता है कि जैसे मदरसों में बाहर से भी बच्चे बुला लेते हैं, यूपी से बुला लिए, बिहार से बुला लिए, फिर धीरे धीरे उनके डॉक्यूमेंट यहाँ के बना लिए, यहीं फिर उन्हें बसा दिया, इससे भी डेमोग्राफी बदल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे यहाँ अभी तक जो मदरसा चल रहा था वो मदरसे में सारे बच्चे बाहर के ही पढ़ रहे थे, यूपी साइड के, और जो पढ़ाने वाले लोग थे वो भी दोनों यूपी साइड के थे। लेकिन जब से मदरसा बंद हुआ बच्चे तो वो मदरसे में रहे नहीं, लेकिन वो जो बच्चों को पढ़ाने वाले उनके शिक्षक थे वो लोग अभी भी परमानेंट यहीं पर रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और गांव के लोगों से भी, जब मदरसे बंद हो चुके हैं तो उन हफीजी मुल्ला मौलवियों को क्या काम है गांव में? अभी भी कितनी झगड़ों में फसादों में वो लोग, मतलब कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ भूमिका रही है। अभी चुनाव के समय में एक विवाद हुआ था 2 उम्मीदवारों के बीच, उस विवाद का मेन कारण वही मौलवी था जो पहले कभी मदरसे में बच्चे पढ़ाता था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी कमियां हैं। करीबन 8-9 महीने पहले भी एक मौलवी ने भी यहाँ 3 बीघा जमीन दी है, बल्कि इसकी फाउंडेशन वगैरह क्लियर कर दी है। अच्छा। और ये लोग इसमें ऐसा भी लग रहा है। गांव वाले बता रहे हैं कि मदरसों के नाम पर मौलाना यहां जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, यानी अवैध धंधे चल रहे हैं। इसी तरह का मामला हमने कुछ वक्त पहले हरिद्वार में भी देखा था, जब सत्यापन अभियान के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। मदरसा बोर्ड के रिकॉर्ड में 31,000 छात्र दिखाए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन की जांच में सिर्फ 19,400 छात्र ही मिले। लगभग 11,000 से 12,000 छात्र कागजों पर फर्जी पाए गए। आरोप लगाए गए कि मदरसों ने छात्रों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे मिड डे मील, पीएम पोषण योजना आदि का पैसा हड़पा जा सके। अच्छा सर, ऐसा भी लग रहा है कुछ कहीं ना कहीं से हलाला का पैसा भी चल रहा है। अच्छा। कुछ हाँ चल रहा है सर। मतलब ये मान के चलिए आप, आसपास के जितने भी मुस्लिम क्षेत्र हैं हमारे गांव हैं, जैसे हमारा बैरागी वाला गांव हो गया, लखन वाला हो गया, उनका ऐसा जैसे नियंत्रण पूरा हर मुस्लिम पर उनका नियंत्रण है। बैरागी वाला हो चाहे लखन वाला हो, यहाँ पे एक हिसाब से सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। बाहर से बच्चों को लाया जा रहा है, मदरसों में पढ़वाया जा रहा है और उनके फेक डॉक्यूमेंट बना के उनको यहीं का मूल निवासी बताया जा रहा है। इस टाइप से चेंजेस हो रहे हैं। राज्य सरकार की जमीन को भी ठिकाने लगाया जा रहा है। अच्छा। राज्य सरकार की 400 बीघा लगभग जमीन। कहाँ पे बताया आपने? ये बैरागी वाले में, बैरागी वाला, लखन वाला खास की पंचायतों में। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? यहाँ से
लगभग 1.5 किलोमीटर। देखा जाए तो मस्जिद हो या मदरसे, हर ओर से अवैध धंधे चल रहे हैं और इसके कारण बड़ा डेमोग्राफिक चेंज देखा जा रहा है। और इस मुद्दे पर गांव वासियों ने खुलकर बात भी की है। और क्योंकि गांव वालों ने बताया कि कैसे पिछले कुछ सालों में यहाँ लगभग 3 मस्जिदों का निर्माण किया गया है, तो ऐसे में हम गांव में इन मस्जिदों को देखने निकल पड़े। इसी बीच हमें गांव के कुछ मुस्लिम भी नजर आए, जिनसे हमने विनोद कश्यप जी की मौत पर बात करने की कोशिश की। अधिकतर लोग हमें देखकर तुरंत भाग निकले, मगर एक व्यक्ति से हमने किसी तरह बात की। मेरा नाम मन्नान है जी। अच्छा, बैरागी वाले के रहने वाले जी, हैं? बैरागी वाले के। अच्छा। ये विनोद कश्यप जी वाला मामला क्या हुआ था ये कश्यप जी वाला मामला, इसका तो मुझे सही पता नहीं है जी, क्योंकि मैं तो मौके पे नहीं था जी। आप कहाँ थे? मैं यहाँ पे था, काम कर रहा था विकास नगर में, मजदूर बंदा हूँ। तो बाद में तो सुना होगा, अब तो घटना को हुए काफी टाइम हो गया। हाँ, सुनने में तो घटना में तो बहुत सुनने में आया है, कोई पानी पुनी का होगा, बाकी जो है मतलब ऐसे ही मारपीट हो गई होगी, वैसे जैसे हो जाती है मारपीट, भाई लड़ाई झगड़ा। अब आपस में हुआ, कैसे हुआ दोनों पार्टियों में, अब इनमें से मान ले जो है कोई किसी के लग गया होगा, क्या हो गया होगा, तो एक वो हो गया जैसे मतलब वो कि भाई वो इनमें से कोई मर गया। अभी लेकिन यहाँ पर अभी वो जो पूरा मामला हुआ था विनोद कश्यप जी का, तो वो उसके बाद काफी हिंसा वगैरह भी हुई थी जी तो उसको लेकर क्या कहेंगी आप? जी बहुत ही लोगों के घरों में पत्थर बरसाया गया है। किसने कौन पत्थर मार रहा था? विनोद कश्यप की मौत पर गांव का मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इनकी मस्जिदों, इनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उस परिवार का क्या जो मुस्लिम भीड़ के टारगेट में था, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। खबर ऐसी आई कि मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं के बीच ऐसे झड़प हुई और वो वहाँ पर एक हिंदू की जान गई। जी आप अभी कह रही थी कि मस्जिदों को तोड़ा। जी उसके बारे में उन्हें पता जी, हमें खड़े। आपके इलाके में आपको कुछ तो जानकारी होगी। मेरे बच्चे उन्हें पता सब। आप महिला हैं, आपको भी तो कुछ जानकारी। लड़की आ रही वो दे मेरे बच्चे, इन्हें पता सब। तो उस दिन आप यहाँ मौजूद नहीं थी जिस दिन हिंसा जी हो रही थी। यहाँ से हम भाग गए थे, हमें भगा दिए थे लोगों ने। किसने भगाया आपको? पत्थर मार के भगा दिए थे हम। कौन पत्थर फेंक रहा था? यहाँ के गाँव के कौन गाँव का? हम लोग तो गाँव वाले हैं, सब साथ में रहते होंगे। जी यहीं बस जो हिंदू हैं, हिंदुओं ने आप पे पत्थर चलाए, और जबकि हिंदुओं ने ही अपना एक बेटा भी खो दिया, आप कह रही हैं हिंदुओं ने पत्थर चलाए। जी खबर तो ऐसी आ रही ना कि आप इस तरफ से हमला हुआ है। पता नहीं जी, हम तो। बैरागी वाला गांव इस वक्त छावनी में तब्दील है। कारण मुसलमानों का गांव में बढ़ता खौफ और हिंदू पीड़ित परिवारों के सुरक्षा कारणों की वजह से। बहरहाल गांव से निकलकर हम जैसे ही आगे बढ़े, हर तरफ मस्जिदें ही मस्जिदें दिखाई देने लगी। हम गिनती करते गए, 1 2 3 4, और फिर हम गिनना बंद हो गए, क्योंकि हर कुछ कदमों की दूरी पर एक मस्जिद थी। हिमांशी, अभी तक हम 7 मस्जिदें कवर कर चुके हैं जब से हम वहाँ से चले पोटा साइड से, और हम अंदर भी गए थे, बैरागी वाला में अंदर गए थे। जब हमने वहाँ पे फोर्सेस वगैरह देखी तो जिज्ञासा वो सब अंदर गए तो पता चला, और अंदर जाने पे जो विनोद कश्यप की हत्या हुई थी उसके बारे में हमें जब पता चला तो वहाँ 2 मस्जिदें हमने वहाँ पे भी देखी अंदर, और उन लोगों ने बताया किस तरीके से वहाँ पे डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं और अल्पसंख्यक अब बहुसंख्यक हो रहे हैं, और वो लोग थोड़ा माइनॉरिटी में हिंदू वहाँ पे आ रहे हैं। ये उन लोगों ने बताया। हमने पीड़ित परिवार से भी बात करी, उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि हाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हमने वहाँ लोकल लोगों से भी बात करी, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ पर। हालांकि हमने ये भी देखा कि कैसे एक हिंसा को किस तरीके से उन लोगों ने ढांकने की कोशिश करी कि नहीं, नुकसान इस सामने वाले पक्ष की हिंदुओं की तरफ से पहले हुआ है हमला। पर बहरहाल हिंदू ने अपना एक बेटा खोया है। पर हाँ, डेमोग्राफी चेंज को लेके अगर हम बात कर रहे हैं तो पोंटा साहिब से यहाँ तक कितने किलोमीटर? 23 किलोमीटर, अभी जस्ट चेक करा था मैंने मीटर। 23 किलोमीटर हो गए हैं जी। तो वाकई हमने इतनी मस्जिदें देख ली हैं, तो हमने स्कूल भी नहीं देखे शायद से, जी है ना। तो हाँ, ये 7वीं 8वीं मस्जिद हम यहाँ देख रहे हैं और आगे चलेंगे। अपने सफ़र में अब तक हम कुल 7 मस्जिदें देख चुके हैं। इनमें चौंकाने वाली बात ये थी कि इन मस्जिदों के आसपास अब अधिकतर मुसलमान ही रहते हैं। इन इलाकों में हिंदू या तो बहुत कम बचे हैं या फिर बचे ही नहीं हैं। ठीक वैसे ही हमें ये 9वीं या 10वीं हमारी मस्जिद दिख चुकी है।
कुछ समय पहले जब मैं इस तरफ आई थी तो एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि ये इतना जितना बड़ा रूप इसने ले लिया है आज की डेट पे इस मस्जिद ने, इतना पहले नहीं था। पहले ये नॉर्मल एक मस्जिद थी, छोटी थी, छोटी भी नहीं कहूँगी, नॉर्मल सी थी जैसे आम होती हैं। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतने कमरे बन रहे हैं और इतना बड़ा इसने रूप ले लिया है। ये मस्जिद धीरे धीरे करके वो जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो इतने कमरे आप देख रहे होंगे, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत से कमरे हैं। वाकई मतलब ये सोचने का विषय है कि धीरे धीरे किस तरीके से हमारी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, वो आपके सामने इसका एग्जाम्पल है। और एक नज़र मेरी थोड़ा सा पीछे भी गई, मंदिर है, मैं यहाँ हाईवे के पास खड़ी हूँ। बड़ा सवाल ये भी है कि हाईवे के आसपास ही हमें क्यों ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, और ये डेमोग्राफी चेंज यहीं से शुरू होता है। देखा जाए तो उत्तराखंड अपनी भूगोल की वजह से भी डेमोग्राफी चेंज का दंश झेल रहा है। जैसे देहरादून की सीमा एक तरफ से हिमाचल प्रदेश के साथ है तो दूसरी तरफ से सहारनपुर के साथ भी है। हरिद्वार की सीमा नजीमाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर से लगती है। नैनीताल, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर यानी कुमाऊं की सीमा रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत से घिरा हुआ है। यानी उत्तराखंड के लगभग हर बड़े मैदानी जिले उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से घिरे हुए हैं जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। इसका नतीजा यह है कि काम, धंधे, व्यापार, फैक्ट्रियां और बेहतर अवसरों की तलाश में इन इलाकों से बड़ी संख्या में लोग रोजाना उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, खासकर मैदानी इलाकों में बस रहे हैं। राज्य की यही भौगोलिक स्थिति डेमोग्राफी चेंज को और तेज कर रही है। देवभूमि चारों तरफ से उन क्षेत्रों से घिरी हुई है जहां जनसांख्यिकी संतुलन पहले से अलग है, और यही कारण है कि उत्तराखंड में यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है। सहसपुर से हम अभी 1 या 2 किलोमीटर आगे आए हैं और ठीक मेरे राइट हैंड पे आप मस्जिद देख सकते हैं। और ये कौन से नंबर की मस्जिद है हिमांशी? ये 10वीं मस्जिद है। ये 10वीं हमारी मस्जिद है। अभी जो हमने से पहले वाली देखी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। अभी हमने आपको विजुअल्स वगैरह दिखाए होंगे, उसमें कितने कमरे बन रहे हैं, उसने कितना बड़ा आकार ले लिया है। उसके बाद ये वाली मस्जिद है, ये 10वें नंबर की ये मस्जिद है। और एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, हर 3 या 4 किलोमीटर के बाद आपको मस्जिद मिलेगी इस हाईवे पे ना। तो एक और चीज़ है, मुझे लगता है पछवा दून की जो बात हो रही है कि यहाँ पे 28 गांव वाला, क्या बता रहे थे आप? हाँ, पछवा दून अभी कुछ टाइम पहले खबर जो आई थी सामने कि पछवा दून ये इसी तरफ है। पछवा दून का एरिया भी, यहाँ के कुछ 28 गांव, जी मैं गलत नहीं होंगी, 28 गांव में बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज देखी गई है जी। और अभी जब हम क्या था गांव का नाम, अभी गांव में जहाँ बैरागी गांव में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो हिंदू जो है पूरा हिंदू पीछे चला गया है। हिंदू जो जितनी फैमिलीज वगैरह वो पूरा जो गांव है वो पीछे, आगे जो है जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ आपको मुस्लिम सबसे पहले नजर आते हैं। और वहाँ पर 3 मस्जिदें हैं, 3 मस्जिदें हैं वहाँ पर। मंदिर मुझे मुश्किल से 1-2 मंदिर दिखे होंगे। जिस फैमिली से हम मिलने गए थे उसके बगल में ही एक मंदिर था। ये दिखाता है कि किस तरीके से एक विशेष समुदाय ने हमारी जो हिंदू है, हमारी जो ये पॉपुलेशन है, उसको कैसे पीछे धकेलते हुए वो एक होता है ना कि कब्जा करते जा रहे हैं वो। तो यही है डेमोग्राफी चेंज। और जो लगभग हम आज एरिया कवर कर रहे हैं, पछवा दून वाला ही एरिया मुझे लगता है, जैसे 28 गांव की जो आप बात कर रहे हैं जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो लगभग वो यही वाला पार्ट है। और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पछवा दून में तो स्थिति बहुत ज़्यादा से बदल रही है। और बैरागी गांव में आपने जैसे बात करी कि जब हम एंट्रेंस हो रहे थे तो शुरुआत में विशेष समुदाय वालों के घर थे, आगे जाके हिंदू लोगों के घर आए। जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि बड़ी तेज़ी से वो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं और यहीं बस जाते हैं, यहीं रहते हैं। यूपी और बिहार से ये लोग आते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं। और इस तरीके से पिछले 5 सालों में बहुत तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ी है यहाँ पे। ये अभी हम, हाँ ये 10वीं थी अभी जो हमने क्रॉस की थी। उसके बाद अभी अगेन 1 किलोमीटर पूरा नहीं चले हम, एक और हमें यहाँ मस्जिद दिखी। एक बार आप क्या दिखाइए अविरल जी, सामने दिखाइए। ये वाकई काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और ये बाहर से, ये मेन रोड से हम आपको दिखा रहे हैं, मदरसा है, मस्जिद है ये। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस, ये दिखाइए ना, ये है इसका मेन गेट जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसके ना 2 गेट हैं। जो मैं सारी मस्जिदों को लेकर जो सब कुछ मैं पैटर्न एक नोटिस कर रही हूँ ये है
इस वाली मस्जिद के मैंने देखा 2 गेट हैं। जो अंदर वाली साइड जो है वहाँ पर जो गेट है वो काफ़ी बड़ा गेट है, और जो बाहर जो मेन रोड की जो साइड जो गेट है वो छोटा गेट है। तो मस्जिदों में मोस्टली ये है कि जो मेन रोड की तरफ जो गेट है वो छोटे हैं, लेकिन अगर आप उसी का मतलब अंदर की तरफ से आप पीछे जाएंगे, पीछे से देखेंगे मस्जिद, तो वो मस्जिद इतनी बड़ी हो जाती है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब पांटा साहिब से आईएमए तक हमने कुल 9 मस्जिदें हाईवे के किनारे देखी और करीब 5 मस्जिदें इन इलाकों के भीतर बसे गांव में देखी। ऐसे में यहाँ पर ये कहना बेहद ही आवश्यक होगा कि आईएमए देश का एक महत्वपूर्ण संस्थान है और उसके आसपास मस्जिदों का ये जमावड़ा सुरक्षा का बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। इसके बीज आपके 15 साल पहले या 14 साल पहले या 20 साल पहले बो दिए जाते हैं, तब जाके फल फूलते हैं। इसका एक उदाहरण है धौलास हरियाली करके, जो कुछ ऐसा एक प्रकरण हुआ था 2004 में। क्या था वो, कुछ पता है आपको? हाँ देखो, आईएमए की, क्योंकि हम आईएमए के पास ही हम अभी वहीं से गुजरे हैं, तो एकदम से याद आया, क्योंकि हम डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं। हम इतने भी मदरसे हमने आपको दिखाए, तो आईएमए वाला ही था। 2004 की बात है जब कांग्रेस सरकार ने देवबंद के मौलानाओं को आईएमए के आसपास की जमीन दे दी थी, जो अभी आपने एरिया का नाम भी बोला, धौलास। तो हालांकि बाद में काफी विरोध वगैरह भी हुआ इसका। देवबंद के मौलानाओं का कहना था कि वो यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा देना चाहते हैं, मदरसे वगैरह खोलना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल है कि आखिर आपको आईएमए ही क्यों दिखा अपनी इस्लामिक शिक्षा के लिए? मतलब एक ऐसा संवेदनशील इलाका, वहां पर आपको अपना मदरसा चाहिए, मतलब समझ नहीं आता। एक तो हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ था कि आईएमए से उसके बाद विरोध काफी बढ़ा। अभी 2026 की बात है, ये दोबारा से ये विवाद वापस सामने आया। वो इसलिए क्योंकि जब मना कर दिया गया जमीनों के लिए, तो ये देखा गया कि क्योंकि वो अब मदरसे के लिए तो जमीन गई नहीं, अब उन लोगों ने अपने ही लोगों को ये जमीनें देनी शुरू कर दी सस्ते दामों में। और ये हम जब अभी गांव में भी गए थे तो वहां पर भी हमें ये चीज देखने के लिए मिली। उन लोगों ने कहा था लैंड वाला काफी इशू है, लोग सस्ती में बेच रहे हैं, अपने लोगों को बेच रहे हैं अपने लोगों। और हमने देखा है कि सामने देख लो आप, हाईवे जहाँ से हम आ रहे हैं वहीं पे, मतलब शुरुआती रास्ता है, वहीं पे आप लोगों ने अपनी ऐसी जड़ें जमा दी हैं। आप इस्लामिक तंत्रों ने ऐसी जड़ें जमा दी हैं कि अंदर अगर हम अंदर जाते हैं तो क्या हाल होगा। अच्छा, हमने आज पांटा साहिब से और आईएमए तक का सफर तय करा, 45 किलोमीटर का। हमने जो हमारा मकसद था कि डेमोग्राफी चेंजेस कितना हुआ है, क्या हुआ है, कितना बदलाव आया है पिछले 5-10 सालों में, जो बात होती रहती है, अक्सर चर्चा में रहती है, तो उसे ग्राउंड में जाके हमने चेक करने की कोशिश करी। तो हमें क्या नजर आया आपको आज? हमारी अब तक की डॉक्यूमेंट्री में आप सभी ने देख ही लिया होगा कितने बड़े स्तर पर डेमोग्राफी चेंज हुआ है, और ये शुरुआती एरिया से ही नजर आया है। तो सोचिए, शुरुआत में ही इतना सारा जो है डेमोग्राफी चेंज देखा गया है, तो अंदर देहरादून सिटी में मेन जाएंगे तो वहां कितना होगा। बहरहाल मैं आपको एक डेटा देना चाहूंगी। 2011 के सेंसस के मुताबिक जो हिंदू थे वो करीब 82.9% थे, और जो मुसलमान थे वो 11.92% थे। लेकिन 2011 का सेंसस क्या कहता है ये देखने लायक होगा। जो हिंदू है, ये मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, ये सेंसस जो है ये उत्तराखंड का है। 2011 का सेंसस कहता है कि जो हिंदू हैं वो 82.97%, और जो मुसलमान हैं वो 13.95%। यानी इससे क्या साबित होता है कि कितनी बढ़ोतरी हुई है इनमें। हिंदुओं में 16% की बढ़ोतरी, और जो मुसलमान है 39% की बढ़ोतरी। ये बहुत गंभीर आंकड़ा है, और हमने अभी देखा ही है। मदरसों की हम इतनी अभी बात कर रहे थे, मस्जिदों की हम बात कर रहे थे। हरिद्वार में ही एक इतना बड़ा केस अभी देखा गया था, वहां पर एक अवैध निर्माण हो रहा था, इतनी बड़ी मस्जिद वहां पर बन रही थी। उसके बाद हालांकि उस पर एक्शन भी हुआ, उसे तोड़ा गया सब कुछ। लेकिन हाँ, ये विषय ऐसे हैं जो काफी चिंताजनक है, और सरकार को भी सतर्कता इसमें बरतनी चाहिए। बिल्कुल। और जनता ने जिस तरह से चिंता के विषय पे चर्चा चल रही थी, तो जमीनी हकीकत में हमने काफी कुछ इसमें पाया है। ग्राउंड रियलिटी में ये काफी कुछ हमने देखा है कि सीमावर्ती जो इलाके होते हैं राज्यों से लगे हुए, वाकई में वहाँ पे डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं, खासकर एक पहाड़ी राज्य में। ये था हमारा सफ़र पांटा साहिब से देहरादून तक। इस बीच हमने लगभग दर्जनों मस्जिदें देखी, जो सवाल छोड़ जाती हैं कि राज्य में डेमोग्राफी चेंज का ये बदलाव कितना तेज और कितना गंभीर है। गौर किया जाए तो आधिकारिक आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं।
2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में हिंदू आबादी लगभग 84.96% के आसपास थी और मुस्लिम आबादी 11.92% थी। लेकिन 2011 की जनगणना में हिंदू आबादी लगभग 82.97% के आसपास थी और मुस्लिम आबादी 13.95% तक पहुंच गई। यानी मात्र 10 साल में मुस्लिम आबादी में लगभग 39% की वृद्धि हुई, जबकि हिंदू आबादी की वृद्धि दर लगभग 16% रही। तो वहीं 2011 से 2021 की जनगणना देखें तो फिलहाल ये अब तक नहीं हुई है, मगर पिछले 10 से 12 सालों में राज्य में जो कुछ हमने अपनी आंखों के सामने देखा है और जो घटनाएं राज्य में हुई हैं वो इस तेज बदलाव की तस्दीक करती हैं। याद कीजिए जब 2015 में कमलेश तिवारी वाला मामला हुआ था, उस वक्त बड़े स्तर पर उत्तराखंड में मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन हुए थे, जुलूस निकाला गया था। फिर 2022 में उत्तराखंड के कई इलाकों में मुसलमानों का ये जुलूस सड़कों पर फिर नजर आया, नुपुर शर्मा के विरोध में। इसके बाद 2025 में आई लव मोहम्मद के नाम पर एक बार फिर उत्तराखंड में मुसलमानों का जुलूस देखा गया। काशीपुर, उधम सिंह नगर समेत कई जगहों पर भारी भीड़ के साथ जुलूस निकाले गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लोग शामिल थे। और फिर मुसलमानों द्वारा देहरादून के काजी साहब का बड़ा जनाजा निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। ये सब इस बात का सबूत है कि 2011 के बाद भी मुस्लिम आबादी में तेजी से बदलाव आया है, क्योंकि पिछले 10 सालों में 4 अलग अलग मौकों पर मुस्लिम समुदाय की रैलियां और जनाजे निकले, जिनमें भीड़ का सैलाब हर बार बढ़ता ही गया। और कहीं ना कहीं इस बदलाव के लिए उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति भी जिम्मेदार है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों से घिरा हुआ है। काम धंधे और अवसरों की तलाश में आने वाले लोग मैदानी इलाकों जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बस रहे हैं और यही वो इलाके हैं जिनमें तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज देखा गया है।